हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने विशेषण एवं विशेषण के पद परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा क्रिया एवं क्रिया का पद परिचय। लेकिन इससे पहले मैं आपको विशेषण के पद परिचय को एक बार रिवाइज करता हूं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि हम विशेषण का पद परिचय पढ़ रहे थे, तो विशेषण की परिभाषा हमने जानी। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के हमने 4 प्रकार पढ़े थे: गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा पढ़ा था हमने संकेत वाचक विशेषण। देखिए विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की। पहले वीडियो में किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गिनने योग्य संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और नापने तोलने योग्य संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण कि वे सर्वनाम के शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के किसी संज्ञा की ओर इशारा या संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इनको मैंने कहा था कि इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम के शब्द होते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक भी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इसका जो पद परिचय, जैसे मैंने कहा मीठे फल खाने चाहिए। अब आपको रेखांकित कर दिया मीठे, ठीक है। अब इसका आपको परिचय देना है, तो पद परिचय देते वक्त विशेषण का प्रकार क्या? विशेषण का प्रकार लिंग वचन, लिंग वचन और उसका विशेष क्या? विशेष और अवस्था आदि की जानकारी देनी चाहिए। अब देखो मीठे का पद परिचय आपसे पूछ रहा है, तो मीठे का यदि पद परिचय करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। देखो यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो देखो ये सर्वनाम का शब्द तो नहीं है। यदि ये सर्वनाम का शब्द होता तब तो हम इस पे गौर करते, संकेतवाचक पे करते ना, लेकिन अब हम संकेतवाचक पे तो बिल्कुल ध्यान देंगे ही नहीं, तो संकेतवाचक तो नहीं है। अब यहाँ देखो ये नापने तोलने योग्य, यानी तोलने योग्य तो है, तोलने योग्य तो है, लेकिन यहाँ पर उसकी मात्रा नहीं दी गई है। उसका क्या दिया गया है? उसका गुण दिया गया है। तो गुण होने की वजह से क्या है? ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अब इसका लिंग वचन इसके विशेष पर निर्भर होगा। इसका जो विशेष होगा उस पर निर्भर होगा, यानी विशेषण का जो लिंग वचन निर्धारित होता है वो किससे निर्धारित होता है? उसके विशेष से। अब जो फल है, फल में देखो कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। ठीक है, अब देखो फल में लिंग देखो पहले कौन सा है? पुल्लिंग। तो अगला बिंदु लिख देंगे हम पुल्लिंग।
ठीक है। अब देखो उसने फल एक ही खाया या एक से अधिक खाए, या वो एक ही लाया, एक ही खाना चाह रहा है या एक से अधिक खाना चाह रहा है। देख लो, एक से अधिक, ये मीठे, तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है। और इसका विशेष बताओ, तो विशेष क्या है, फल। फल क्या है, फल विशेष का विशेषण या विशेषता, विशेषण या विशेषता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो गया, ये विशेषण का पद परिचय हो गया। जैसे देखो कि इतने बड़े मुल्क के बादशाह को दफनाने के लिए अपने ही मुल्क में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। अब देखो आपके लिए रेखांकित कर दिया 2 गज। अब आपसे इस 2 गज का क्या पूछ रहा है, परिचय पूछ रहा है। तो अब देखो इसको देखना है कि संज्ञा है कि सर्वनामिक विशेषण क्रिया क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम तो है नहीं, ये क्या है, ये विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, जमीन की। अब इस जमीन को देखिए आप कि जमीन देखो, जमीन का ये गुण है या जमीन की कोई संख्या या मात्रा है, क्या है ये, या नाप तोल है। तो क्या है ये, जमीन की नाप तोल है, जमीन की क्या है ये। और जो जमीन है, जमीन गिनने योग्य संज्ञा ना होकर के कैसी संज्ञा है, नापने तोलने योग्य संज्ञा है। और इस नापने तोलने योग्य संज्ञा की निश्चित माप का बोध करा रहा है ये। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा। अब जैसे 2 गज का आप परिचय दे रहे हैं, ठीक है, तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो जमीन, अब जमीन में लिंग देखो, जमीन खरीदी कि खरीदा, खरीदी, तो खरीदी तो स्त्रीलिंग। किसी भी शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर लिया करो, ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखो ये, अब 2 गज की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है। और जमीन इसका क्या है, विशेष। तो जमीन विशेष की नाप, अब ऐसे लिख देंगे अगला बिंदु, जमीन विशेष की, या तो कर देंगे विशेषता या कर देंगे आप नाप, ठीक है, या विशेषण भी लिख देंगे। तो ये होते हैं हमारे किसके पद परिचय, विशेषण के पद परिचय। आज अब जो हमारा प्रकरण चलेगा क्रिया का पद परिचय, किसका, क्रिया का। अब देखिए क्रिया का जब हम पद परिचय करते हैं तो क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, लिंग वचन को बताना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले देखो वीडियो को आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आप वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो।
देखिए विद्यार्थियों, क्रिया, क्रिया कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, करना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के अंत में ना लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे धातु देखिए, जैसे मैंने कहा कि चल खा पी कर सो जा, चल खा पी कर सो जा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे क्या हैं? ये धातु। कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु के अंत में ना लगाकर किसका निर्माण किया जाता है? जैसे देखो, चल के साथ ना जोड़ दिया तो क्या बना? तो चलना क्या है? क्रिया। और चल क्या है? क्रिया का मूल रूप, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऐसे ही खा, और खा के अंत में क्या लगाया? ना, तो क्या बना? तो खाना क्या है? क्रिया। खाना क्या है? क्रिया। और खा क्या है? खाना क्रिया का मूल रूप, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऐसे ही देखो, पी से क्या? पीना। सो से सोना। और जा से जाना। इत्यादि क्रियाओं का निर्माण हो जाता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को और धातु के अंत में ना लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। आगे देखो विद्यार्थियों, हम बात करें क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। तो पहला हम भेद लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक तो होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अब देखिए, आपके लिए प्रश्न आ रहा है, और प्रश्न में आया कि बच्चा विद्यालय गया। अब एक तो इसे रेखांकित कर दिया और एक लिखा यहां कि बच्चा दूध पीता है। अब देखो, एक तो इसको रेखांकित कर दिया और एक इसको रेखांकित कर दिया। अब आपसे पूछेगा कि इनका पद परिचय कीजिए, रेखांकित शब्दों के पद परिचय कीजिए। अब देखो, गया का यदि आप परिचय कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, गया क्या है? ये क्रिया। क्या है ये? क्रिया। अब पहचान हमको ये करना है कि भाई ये क्रिया है कौन सी, ये सकर्मक है या
अकर्मक है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है उन्हें तो कहते हैं हम सकर्मक, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। अब देखो ये गया, अब गया के साथ देखो कहीं कोई कर्म है क्या? तो कर्म नहीं है, ये तो क्या है? ये तो अधिकरण है। क्या है ये? अधिकरण। भाई अधिकरण कारक है, कर्म कारक तो इसके साथ नहीं है। अब देखो कि इसके साथ कहीं आने की कोई संभावना, तो कोई संभावना नहीं है, इसलिए पहला बिंदु आता है हमारा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखो वचन देख लो, गए या गया? गया तो कौन सा वचन हो जाएगा? क्योंकि हिंदी में वचन कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं। और लिंग कितनी होती है? 2 ही लिंग होती हैं और 2 ही वचन होते हैं। तो अब इसका क्या कर देंगे? वचन लिख दो। अब गया तो अकेला है तो एक वचन, और लिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसका दो पीता। अब देखो इसका कर्म है कि नहीं? इसके साथ, इसके साथ कर्म है ना, और कर्म क्या है? दूध। कर्म क्या किया उसने? उसने दूध पिया। अब ये जो दूध है ये क्या है? वाक्य में कर्म है, ये क्रिया का क्या है? अब देखो दूध का यदि आप परिचय दे रहे हैं, ठीक है, दूध का परिचय, दूध का नहीं सॉरी पीता का, किसका? पीता का यदि आप परिचय दे रहे हैं, किसका? अब देखो आपको पहचानना है कि सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है, तो पहचान गए ये क्या है भाई? ये क्रिया है। लेकिन क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कर्म आया है। क्या आया है? कर्म आया है। तो पहला बिंदु हम क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब देखो इसका वचन देख लो, क्या है ये? एक वचन, एक वचन। लिंग देख लो, पुल्लिंग है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है? परिचय हो जाता है। अब जो बात करते हैं हम कि समस्या यहां आएगी कि भाई इनको सकर्मक और अकर्मक को हम पहचाने कैसे, सकर्मक अकर्मक को हम पहचाने कैसे? तो अब देखो इसको पहचानने का, देखिए अकर्मक क्रिया, पहले तो ये देखते हैं कि अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए कर्म, और कर्म में क्या लगा हुआ है? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग सदैव नकारात्मक अर्थ देता है। कैसा देता है? नकारात्मक अर्थ देता है, यानी नहीं में उत्तर देता है। ठीक है, तो कर्म नहीं किसके साथ? क्रिया के साथ। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ न तो कर्म प्रयुक्त होता है, न तो कर्म प्रयुक्त होता है, और न ही प्रयुक्त होने की कोई संभावना होती है। यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ ना तो कर्म प्रयुक्त हुआ है वाक्य में और ना ही प्रयुक्त होने की कोई संभावना है, तो वह क्रिया सदैव कैसी होती है? अकर्मक होती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो, जिससे इसका अनुभव उन्हें भी प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों कि ना तो कर्म प्रयुक्त होता है और ना ही प्रयुक्त होने की कोई संभावना होती है। देखिए जैसे आना,
जाना, गिरना, नाचना, हंसना, रोना, छींकना, आना जाना, गिरना, नाचना, हंसना, रोना, छींकना आदि क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं। इनके साथ कभी कोई कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कभी कर्म नहीं आएगा। जैसे जैसे मोहन बाजार जाता है। देखो ये जाता जाता जो क्रिया है इसके साथ क्या जाता है, क्या जाता है, कहीं कोई हमें कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, कर्म की प्राप्ति, ना तो कर्म की प्राप्ति हो रही है और ना ही प्राप्त होने की कोई संभावना है। आगे बात समझे तो ये क्रिया कैसी रहेगी, अकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने कहा पत्ता पेड़ से गिरता है। अब बताइए गिरता कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। यह क्रिया अपने साथ ना तो कर्म लेगी कभी और ना ही लेने की कोई संभावना होगी। क्या गिरता है, क्या गिरता है, पत्ता। अब पत्ता क्या है वाक्य में, करता है, कर्म नहीं है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट ऐसे ही सकर्मक क्रियाएं, कौन सी, सकर्मक क्रिया। समझो इसे, कर्म और से उपसर्ग सदैव सकारात्मक यानी हाँ में उत्तर देता है। कैसा देता है, हाँ में, यानी कर्म होगा किसके साथ, क्रिया के साथ। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ न तो कर्म, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त होता है या होने की संभावना, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त होता है या होने की संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त होने की कोई संभावना होती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्मक क्रिया, जैसे लड़का दूध पीता है, लड़का दूध पीता है। अब देखो ये क्रिया कैसी है, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्यों हुई, क्योंकि इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है। जैसे यहां देखो छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। अब देखो वाक्य में कर्म नहीं दिया गया, कर्म नहीं दिया गया, लेकिन कर्म प्रयुक्त होने की यहां संभावना है। क्या है ना, संभावना। इसलिए ये क्रिया अकर्मक ना होकर के कैसी होगी, ये सकर्मक होगी। कैसी होगी, सकर्मक होगी। प्यारे विद्यार्थियों, साथ के साथ लाइक, शेयर और अगर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो।
और स्क्रीनशॉट लो इसका। ये सकर्मक और अकर्मक की पहचान, सकर्मक अकर्मक की पहचान। इससे पहले आप ये देखो कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है एक कर्मक या एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो तो उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, कितने? दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन द्विकर्मक में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आप विशेष डाल के आप लिख सकते हैं, यदि देना क्रिया दान या स्थायी रूप से किसी वस्तु को, देना क्रिया या तो किस भाव में हो? दान के भाव में हो, या फिर स्थायी रूप से देने का भाव हो, यानी जिस वस्तु को दे दिया उसे वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं सदैव एक कर्मक होती हैं। ये क्रियाएं सदैव कैसी होती हैं? एक कर्मक। ये कभी द्विकर्मक नहीं हो सकती। जैसे देखो, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। क्या दिया? किसको दिया? भिखारी को। किसको दिया? भिखारी को। अब देखो, यहां देखने में आपको दो कर्म दिखाई देंगे। क्या देंगे? लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये देना जो क्रिया है ये एक कर्मक ही मानी जाएगी, ये द्विकर्मक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, देखो उसका कर्म क्या था? कंबल। क्या था? कंबल। और ये जो भिखारी है, ये भिखारी के साथ हमारा क्या आ गया? कर्म का कारक चिन्ह आ गया। ठीक है, इसलिए इसको क्या आप लोग क्या मान बैठते हैं? दूसरा कर्म मान बैठते हैं। तो ये जो देना, अब बताओ, राजा ने अगर कंबल दिया है तो क्या उसे वापस लेगा? दे दिया स्थायी रूप से। ठीक है, अगर कहता कि राजा ने मंत्री को कुछ पैसे दिए या रुपए दिए, अब वो पैसे देने का जो भाव है दिए, तो वो तो पैसे तो वापस भी हो सकते हैं ना। लेकिन यदि भिखारी को राजा ने दान दिया है या कंबल दिया है तो वो वापस नहीं होगा, ना ही उसे वापस लिया जाएगा। इसलिए ये क्रिया कैसी मानी जाएगी? तो बस इतना ध्यान रखना, स्थायी रूप से यदि देने का भाव हो क्रिया में तो वो क्रिया एक कर्मक ही होगी, वो द्विकर्मक नहीं होगी। अब देखो एक कर्मक और द्विकर्मक को, जैसे मैंने कहा आदित्य पुस्तक पढ़ रहा है, आदित्य पुस्तक पढ़ रहा है, आदित्य पुस्तक पढ़ रहा है। अब आदित्य पुस्तक पढ़ रहा है, देखो
क्या कर्म है? पुस्तक। इसलिए ये जो क्रिया है सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में भी कौन सी है? एक कर्मक क्रिया। अगला देखो, जैसे मैंने कहा पापा ने मम्मी को फोन किया। देखो ये करना क्रिया, क्या किया? एक तो फोन कर्म है और दूसरा मम्मी। अब इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। इनको जो पहचानने का तरीका है, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया शब्द से पूर्व, क्रिया शब्द से पूर्व क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने से यदि वाक्य में से उत्तर प्राप्त होता है या होने की संभावना होती है, कर्ता को छोड़कर। किसको? कर्ता को छोड़कर। तो क्रिया सदैव सकर्मक होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहां तक ध्यान रखना, जिस क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो या प्रयुक्त होने की संभावना हो तो वह एक कर्मक होती है, और जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वह द्विकर्मक होती है। लेकिन देना क्रिया अगर स्थायी रूप से देने का भाव हो, ठीक है, उसे वापस नहीं लिया जाता है, तो वो क्रिया सदैव एक कर्मक ही होती है, वो द्विकर्मक नहीं होती। ठीक है, जैसे आदित्य पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? उत्तर मिल गया पुस्तक। उत्तर मिल गया क्या? पुस्तक। अब पुस्तक देखो कर्ता तो नहीं है, कर्ता नहीं है ना, तो ये क्या है? कर्म। पापा ने मम्मी को फोन किया। क्या किया? किसको? तो दो कर्म प्रयुक्त हो गए। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी किया करो, और चैनल पर यदि आप पहली बार पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि जब भी हमारा कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।